प्रशासन में वो शक्ति नहीं दिखती है। यदि अपने आप को बचाना है, हम भी पढ़ा लिखा छात्र हैं, संविधान की बात करते हैं, आज भी करेंगे। हमारे पास एसडीओ का लेटर है, तमाम सीओ का वेरीफाई किया गया है कि ये ज़मीनें हमारी है, ये ज़मीन हमारी निजी ज़मीन है, ये किसी के बाप की ज़मीन नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आज जो यहाँ तांडव हो रहा है, हाथ में हथियार होगा। ये कानून की व्यवस्था आपकी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बस बीसीसीएल का फुल फॉर्म भारत कुकिंग कोल लिमिटेड नहीं है, काहे नहीं समझ रहे हैं। बीसीसीएल का फुल फॉर्म आज भी ब्रिटिश कुकिंग कोल लिमिटेड। सबको जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बैठे हैं दामोदर नदी का ठीक किनारा है। दामोदर नदी जिसको कभी लोग अमृत नदी के नाम से जानते थे, देव नदी कहते थे, क्योंकि करोड़ों लोगों की लगभग जानों की रक्षा करती थी ये दामोदर नदी। लेकिन आज हमारे ठीक पीछे है और हम लोग जहाँ बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, किसी पहाड़ में बैठे हैं क्या? तो जी नहीं, हम लोग पहाड़ में नहीं बैठे हैं। हम लोग बीसीसीएल के द्वारा जो कोयला का खनन किया जा रहा है, खनन करने के बाद जो अवशिष्ट यानी मलबा जो बचता है, कचरा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको डंपिंग किया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है। यानी पहाड़ बनाते बनाते बीसीसीएल अब दामोदर नदी तक पहुंच गई है। और ये पहाड़ जब देख सकते हैं, पहाड़ की जो मिट्टी है, पहाड़ मतलब इंसान द्वारा बनाएगा पहाड़, बीसीसीएल के द्वारा कोयला कोड़ने के बाद जो मलबा बचता है उससे जो पहाड़ बना है, ये लगभग अब दामोदर नदी को छू रहा है। यानी दामोदर नदी तो प्रदूषित हो चुकी है। कारण है डीबीसी, कारण है आपका कोल सेक्टर। और ये जहाज टाड़ में हम लोग बैठे हैं बाकायदा, बिल्कुल हमसे यहाँ लगभग 50 मीटर यानी फुटबॉल का आधा मैदान, अगर हाफ मैदान तक फुटबॉल को मारते हैं तो दामोदर नदी है। और जहाँ बैठे हैं ये बहुत बड़ी ऊंचाई जगह है। ये पारसनाथ पहाड़ नहीं है और ना ही ये कोई माने ललकी का पहाड़ है। ये बीसीसीएल के कोयला कोड़ने के बाद जो एकत्रित करती है, जमा करती है अवशिष्ट पदार्थ को, मलबा को, कचरा को, हम लोग वहां से हैं। यानी जो लोग ओविड जो भी कहते हैं, यानी कोई भी कंपनी, सबसे पहला बात, जो भी कंपनी आती है उसे एक प्रदूषण का मानक होता है, मापदंड होता है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि भारत देश के अगर संविधान की बात करें तो प्रदूषण फैलाना भी अपराध है, गैर कानूनी है। वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। बाकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 42 में इस बात का जिक्र है, वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन का भी रक्षा करना है, वन्य जीवों की भी रक्षा करना है, और नदियों की तो नेसेसरी रक्षा करनी है। लेकिन आज अगर यही सवाल जो लोकतंत्र में बैठे हैं, चाहे देश के हुक्मरान हैं, चूंकि बीसीसीएल एक सेंट्रल योजना है, तो देख सकते हैं पीछे ये बहुत बड़ा एकड़ में जंगल भी है। यानी जो ये कचरा फैल रहा है, इससे जंगल भी बर्बाद होगा, नदी भी सामने आ गई है, नदी भी बर्बाद होगा। जब जंगल बर्बाद होगा तो जंगल के जीव भी बर्बाद होंगे। यानी वन्य संरक्षण की जो बात कही जाती है, वन्य जीवों के संरक्षण की जो बात कही जाती है, वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो नदी को प्रदूषण से बचाने, इस भारत देश में केवल नदियों को कहने के लिए माँ कहते हैं, बाकी यहाँ सभी नदियां पवित्र हो चुकी हैं। लोगों के माने कृत्य के कारण, लोगों के कारनामे के कारण लगभग सभी नदियां अपवित्र हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है। ये दामोदर नदी उसका उदाहरण है, ठीक पीछे है। और मैंने केजीएफ, आप लोग सुने होंगे, केजीएफ देखे होंगे, भारत की बहुत चर्चित फिल्म है। लेकिन मुझे लगता है पता नहीं झारखंड के लोगों के साथ क्या तकलीफ है कि झारखंड में एक टाइम बस एक काला पत्थर मूवी बना था। मुझे लगता है आज प्रत्येक दिन झारखंड में एक फिल्म रिलीज होगी। अगर आप केजीएफ को एक फिल्म मानते हैं तो उस अनुसार झारखंड में प्रत्येक दिन एक फिल्म होगी। और आज हम लोग उसी एक केजीएफ के कोयले की खदान के ऊपर बैठे हैं। बाकायदा आज किस प्रकार यहाँ लूट है, यहाँ दादा बैठे हैं, रैयत बैठे हैं। जो जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया है, जब भी कोई कंपनी, चाहे बीसीसीएल अगर कोयला कोड़ती है, चाहे जो भी कोयला की परियोजना होती है, तो बाकायदा जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। जमीन को या तो लीज पे लिया जाता है या फिर जो भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, यानी जमीन पर अनुमति लिया जाता है रैयत से। लेकिन ये एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां लोकतंत्र में तानाशाही का परिचय है। तानाशाही का परिचय इसलिए है क्योंकि यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं। अब हम लोग को नाम लेने की डर नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मैंने युवाओं को संदेश भी दिया है कि अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो सुनील महतो, कॉमरेड महेंद्र सिंह, गुरुदास चटर्जी, ऐसे नेताओं की छवि होनी चाहिए जो विधायक संसद रहते भी मरने से डरे नहीं। खासकर सुनील महतो, चूंकि संसद एकमात्र है जिनका मौत हुआ है संसद रहते हुए। यहाँ नाम आता है एलबी सिंह। मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन लोग डर डर के उस नाम को ले रहे थे। मुझे डर नहीं है, डर डर के सबके जुबान से एक नाम आ रहा था, एलबी सिंह। फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लाल बाबू सिंह। और एक कुंभनाथ सिंह, उनसे ना मैं मिला हूं ना जानता हूं, लेकिन यहाँ डर डर के लोग उसका नाम ले रहे थे कि उनका यहाँ एक डर का माहौल है। क्यों? लोकतंत्र बड़ा है कि एलबी सिंह बड़ा है?
लॉ से लाल बाबू भी होता है, लॉ से लोकतंत्र भी होता है। तो लोकतंत्र बड़ा है कि लाल बाबू सिंह बड़ा है, इसका निर्धारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही करे। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो लाल बाबू सिंह कौन होता है? यहाँ के लोगों की जमीनों पर जबरन डंपिंग करने वाला। बाकायदा जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो उधर से कहा जाता है अरे जो ग्रामीण जो करते हैं करने दो, हम देख लेंगे। क्योंकि उनका सुने राजनाथ सिंह जो आदरणीय केंद्र के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं शायद, सुने उनके रिश्तेदार लगते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह एक बहुत भारत के एक बेहतर नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है रिश्ता नाता कहीं ना कहीं आंखों में पट्टियां बांध देती है। और शायद जहाज टांड के लोगों की दर्द शायद दिल्ली तक नहीं पहुंची है या फिर राजनाथ सिंह जी तक नहीं पहुंची है, वरना एक कदावर नेता अपने रिश्तेदारों के लिए हजारों लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम नहीं करता। ऐसा सुनने में आता है कि जो एलवी सिंह जी हैं इनके रिश्तेदार लगते हैं हमारे भारत देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह। तो लोग लीडर इसलिए बनते हैं क्या कि अपने रिश्ते नाते, अपने कुटुंब हितजनों की भलाई के लिए। अरे भलाई करना अच्छी बात है, वे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अपने रिश्तेदारों की भलाई करनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन किसी का जान लेकर यहाँ पूरे गांव जहाज टांड, भौड़ा, बोरखुट्टी, कई गांव आते हैं इस खनन में से प्रभावित होकर, कई गांव आते हैं। बाकायदा अगर उस गांव में जाएंगे, बाकायदा ये वीडियो चूंकि मैंने केंद्रीय मंत्री से निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि आपके कानों तक किसी प्रकार अगर यहाँ की आवाज जाती है, संभव है आने वाले दिन तो जाएगी ही, क्योंकि 2024 में जब आप हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो आपके बगल में ही हम लोग की सभा होगी और बाकायदा आप तक ये संदेश जरूर देंगे। तो आप अपनी एक टीम, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहकर शायद आप जहाज टांड को नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को मैंने उनके इशारे पर और उनके फोन कॉल पर अगर मैंने प्रशासन को कहते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार को सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है ये गलत है। इसीलिए मेरा मानना है एक टीम आप भेजें और बाकायदा आपकी टीम अगर एक दिन जहाज टांड के गाँव में रहकर एक दिन बिताकर चली गई तो आपको जो करना है करिए। यहाँ सब्जियों में प्रदूषण, यहाँ के आंगन में प्रदूषण, यहाँ के दीवालों में प्रदूषण, जो कपड़ा लोग पसारते हैं उसमें प्रदूषण है। तो किस प्रकार मौत के साये में ये लोग जी रहे हैं, ये लोग मौत के साये में जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, बाकायदा राजकुमार दा के इंटरव्यू में मैंने कहा कि लोकतंत्र ने जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो सबको सुरक्षा मिला, नारियों को मिला, दमितों को मिला, दलितों को मिला, शोषितों को मिला, वंचितों को मिला। लेकिन अगर नुकसान किसी का हुआ है तो रैयतों का हुआ है, किसानों का हुआ है, क्योंकि किसानों के लिए भारतीय संविधान भी आज सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। एलवी के आगे लोकतंत्र हार रहा है। ल से लाल बाबू, ल से लोकतंत्र, और लाल बाबू के आगे, उसके पैसों के आगे, उसकी शक्तियों के आगे, उसके केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क के आगे लोकतंत्र भी टूट रहा है, धराशायी हो रहा है, चरमरा रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है। और हमारे लोगों की थोड़ा सा कमियां भी बाकायदा, जब आप झारखंड के विस्थापितों का दर्द एक किताब है ज्योतिलाल महतो की, अगर पढ़ेंगे तो बाकायदा उन्होंने बड़ी मार्मिक शब्द कहा है। उन्होंने कहा कि हमें बख्श दीजिए। उन्होंने ज्योतिलाल महतो की किताब है झारखंड के विस्थापितों का दर्द, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बड़ा एक मार्मिक शब्द लिखा है कि हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें जीने दीजिए, क्योंकि हम कालांतर से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप नई लड़ाई लड़े होंगे, हमने कालांतर से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ा। जब जब लोगों ने, राजाओं में महाजनों ने हमारी जमीन लूटने का प्रयास किया, हम लोग तब तब लड़ाई लड़े और आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी शक्ति निर्मल के रूप में हमारी हत्या हो रही है, तो अब हमें बख्श दीजिए। यानी वो दुहाई दे रहे हैं, वो लड़ने की बात नहीं कह रहे उसकी पुस्तक में, कह रहे यार हमें वो छोड़ दो, बहुत हमें सताया, अब हमें दामोदर नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा मयूराक्षी नदी के तट पर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने दो। बड़ी मार्मिक लाइन है, कभी समय मिले तो आप पढ़िए। तो इसलिए आज हम भी चाहते हैं, धनवान है, अच्छी बात है, आपके धन से हमें कोई नजर नहीं गड़ाए हैं, लेकिन आपने धन जो कमाया है वो जहाज टांड की माटी से जो कोयला उत्पन्न हुआ है उससे कमाया है। आज जहाज टांड पीछे जहाज टांड गाँव भी है, आज वह गाँव मौत के साये में जीता है, डर के साये में जीता है। तो आज अगर वास्तव में लोकतंत्र है तो मैं आज चूंकि मीडिया लोकतंत्र के माध्यम से मैं पूरे देश तक ये संदेश देना चाहूँगा। इसीलिए बाकायदा मैं आज अपने लाइव में भी जुड़ा हुआ हूँ कि ये आवाज़ लोगों तक जाए कि किस प्रकार यहाँ अन्याय हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बगल में देखें सीआईएसएफ का भी पहरा है, बगल में झारखंड पुलिस का भी पहरा है, लेकिन उनकी उपस्थिति में कल बमबारी होती है और लोग तमाशा देखते हैं। तब तो सवाल होता है कि भाई लोकतंत्र की आड़ में केवल किसानों की जमीन छीनी जाएगी, लोकतंत्र में क्या इतनी शक्ति है
कानून व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि उसका गर्दन किसी माफिया, किसी भू माफिया, किसी कोयला माफिया, किसी दबंग के गर्दन तक जाएगा। वास्तव में अगर लोकतंत्र है और वास्तव में कानून की ढांचा है और कानून से अगर देश चलता है, जो कानून सबके लिए बराबर है, जो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 भी बाकायदा कहता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और वास्तव में अगर कानून सबके लिए बराबर है तो हम लोग देखना चाहेंगे कि माफियाओं की गर्दन तक हमारा कानून कैसे पहुंचता है। लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कानून के हाथ कितने लंबे हैं जो माफियाओं की गर्दन तक पहुंचते हैं, हत्यारों की गर्दन तक पहुंचते हैं, और अभी फिलहाल उनकी गर्दन तक पहुंचे हैं जिन्होंने कल बमबारी किया है। प्रशासन की उपस्थिति में, सीआईएसएफ की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, थाना प्रभारी की उपस्थिति में कल बम फूटा है और ग्रामीण डर के साये में है, लेकिन बात बोलने वाला कोई नहीं। बाकायदा फिर से जानकारी देना चाहेंगे, ये जो हमारी जमीनी अधिग्रहण किया गया है ये लगभग बिना रजिस्ट्री के किया गया है, बिना विस्थापित किए किया गया है, बिना मुआवजा दिए किया गया है, बिना हमें नियोजन दिए किया गया है। और कम से कम आप जो भी केंद्र की समितियां हैं, अगर इस गांव में अगर एक रात रह लेगी, एक रात भोजन कर लेगी, पानी पी लेगी, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग दामोदर नदी में नौका पकड़ के कहीं चल के बस जाएंगे। ये गांव हमारा है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन आज हम लोग डर के साये में हैं। डर किसका है पता नहीं, कोई एलबी सिंह है, लाल बाबू सिंह, लोग डरते हैं उससे, डर रहे हैं लोग। लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहूँगा, कब तक डरोगे रैयत लोग, कब तक डरोगे, किससे डरोगे? इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है। सिकंदर भी खत्म हुआ है, यहाँ के पंछियों का हाल सब मर चुके हैं। यहाँ पे ये मोर का पंख मिला है, बहुत सारा है, यहाँ बहुत सारे मोर रहा करते थे, और ये ग्रामीण बता रहे हैं कि मोर ये मरने के बाद ये पंख कहीं उन्हें मिला। 100 से 150 की संख्या में मोर समझ रहे हैं ना आप? हम लोग तो पढ़े थे कि द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आज भी है ना। अगर पीकॉक अगर आज भी नेशनल बर्ड है, तो अगर किसी कंपनी के कारण, और भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, टेंडर पे चल रहा है, यानी एक निजी व्यक्ति, अब कंपनी भी भारत की कहाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दी है, एक निजी कंपनी जिसके ऑनर शायद एलबी सिंह है। अगर इतने लोगों की, इंसानों की हत्या के साथ साथ इस कंपनी के माध्यम से, प्रदूषण के माध्यम से अब नेशनल बर्ड की भी हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र इतना कमजोर है क्या? भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसके ऊपर एलबी सिंह है? ये देखिए मोर का पंख मिला है। बाकायदा अगर इस जमीन को आप टटोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पक्षी, पशु मिलेंगे जिनकी हत्या केवल इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ से प्रदूषण निकलता है। बहुत ही माने बेरहमी से यहाँ खनन का कार्य किया जा रहा है। ये केजीएफ मुझे लगता है रोज झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा संदेश होगा, खासकर मैं अक्सर अपने जब भी मैं भाषण देता हूँ तो मैं वहाँ स्पष्ट कहता हूँ कि जो दामोदर नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें कम से कम हम दो, हमारे दो नहीं हमारे 3 लोग हंसते हैं कभी कि ये टाइगर क्या बोलता है, मैं सही बोलता हूँ। आज हमारे घर में तीसरा बेटा हो चाहे तीसरी बेटी हो, उसे पैदा करना होगा, उसे अंधेरे में रखना होगा, उसे स्कूल कॉलेज की दुनिया से दूर रखना होगा, उसे एडमिट कार्ड, राशन कार्ड से उसका नाम दूर रखना होगा, उसके हाथों में हथियार देना होगा। नहीं तो मैं बहुत बुरा देख पा रहा हूँ। आज क्या कहें हम, क्या आज 1.5 सालों से हम लोग इतना दर्द देखे हैं, इतना तकलीफ देखे हैं, और नीचे चंद मुट्ठी भर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। हमें मौत में सुला के, हमें मौत की नींद सुला के चंद लोग, मुट्ठी भर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा संविधान है जहां हमें मुर्दा करके, हमारी जान मारकर, हमारे खेत बंजर करके, खेत बंजर तो छोड़िए, खेत में डंपिंग है। ये जो बैठे हैं ये लगभग जमीन से लगभग हम लोग 200-250 फीट ऊपर हैं जहां हम लोग बैठे हैं, और ये घसक भी रहा है। यानी हम लोग जहां बैठे हैं रिस्की जगह बैठे हैं, हम लोग बाकायदा रिस्की जगह बैठे हैं। यानी ये कैसा कानून है भाई कि ये जमीन हमारी है? यहाँ जबरन कोयला कोड़ने के बाद जो कचरा होता है, पत्थर, यहाँ जबरन डिंगाया गया है। डिंगाना समझते हैं ना, मैंने डंपिंग किया गया है जबरन, क्योंकि ग्रामीण संबंध उनका केंद्रीय मंत्री से ना, एलबी साहब का संबंध केंद्रीय मंत्री से, भाई कौन उनसे लड़ पाएगा? इसीलिए ग्रामीणों को हम यही कहेंगे, कानून में, प्रशासन में वो शक्ति नहीं दिखती है। यदि अपने आप को बचाना है, हम भी पढ़ा लिखा छात्र हैं, संविधान की बात करते हैं, आज भी करेंगे। एक बार संविधानिक, हम लोग संविधान के ही नाते धरना पर बैठे हैं, लगातार अपनी आवाज को रखते हैं। डीसी का लेटर है हमारे पास एसडीओ का लेटर है, तमाम सीओ का वेरीफाई किया गया है कि ये जमीनें हमारी है, ये जमीन हमारी निजी जमीन है, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आज जो यहाँ तांडव हो रहा है, इस तांडव को देखने के लिए शायद कोई हुक्मरान उसकी नजर नहीं गड़ रही है। इसलिए आज कठोर शब्दों में, मजाक में लें, हंस के उड़ा दें, या फिर जिस प्रकार इस बात को लें
हम दो हमारे दो नहीं है, तीसरा पैदा कीजिए और तीसरा को ट्रीट कीजिए कि उसके हाथ में हथियार होगा। ये कानून की व्यवस्था आपकी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बस बीसीसीएल का फुल फॉर्म भारत कुकिंग कोल लिमिटेड नहीं है, काहे नहीं समझ रहे हैं। बीसीसीएल का फुल फॉर्म आज भी ब्रिटिश कुकिंग कोल लिमिटेड है। ब्रिटिश से भी बुरा असर है। ब्रिटिश लोग में भी दिल था, मैं मानता हूँ, ब्रिटिश लोगों में दिल था, इनसे बेहतर दिल था। वे लोग हमें लास्ट में मारने पीटने के बाद कानून बनाते थे। ब्रिटिश लोग हमें मारने पीटने के बाद, हमें जेल में डालने के बाद, हमारे गर्दनों को काटने के बाद बकायदा कानून बनाते थे कि इनकी जमीनों को ना छुआ जाए। लेकिन भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई विस्थापन आयोग नहीं बना, एक ढंग का विस्थापित नीति नहीं बना जो हमारे लोगों को सुरक्षित कर सके। इसलिए मैं स्पष्ट कहूँगा, अगर खून खोलता है इस दृश्य को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, तो मुझे लगता है हम हर जगह जयराम महतो क्यों जाएगा। हर घर से निर्मल दा सुनील दा बनकर सामने आओ, हथियार उठाओ, आखिर जैसा भी पड़े अपने आप को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तो अपनी माँ माटी को बचाने के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़े, उठा लो। तीसरा बेटा पैदा करना पड़े, तीसरी बेटी पैदा न करना पड़े, कर लो। उसके ना हाथों में ना एडमिट कार्ड होगा, ना राशन कार्ड में उसका नाम होगा, ना किसी स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। उसे बंद कमरे में रखिए और रोज इसी तरह जहाज टांड ला के उसके दर्द की दास्तां को सुनाइए कि किस प्रकार हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इतना अन्याय, हमें मौत के साये में हमें हमारा जान मारा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र का, ये दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का, ये दुर्भाग्य है भारत की कानूनी व्यवस्था, ये दुर्भाग्य है भारत के सर्वोच्च संविधान का, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैंने इसीलिए कहा, सबको सम्मान मिला, सबको हितार्थ मिला, सबको रक्षार्थ मिला, लेकिन जो किसान है आज जबरन उनकी जमीनें छीनी जा रही। इसलिए मैंने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी चल रही है, जिस प्रकार उस समय मनमानी होती थी आज भी हो रही है। विशेष हम लोग यहाँ आंदोलन के माध्यम से पहुंचे हैं। मुझे लगा अपनी बात को रखना चाहिए, इसीलिए मीडिया के साथ साथ अपने लाइव पेज के माध्यम से हम इस बात को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस पीड़ा का अनुभव आप जहाँ से सुन रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप इस पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।